आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास, चैप्टर नंबर 4 से। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास अ पॉइंट where the applied force causes motion without rotation. यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप फोर्स लगाएं तो बगैर किसी रोटेशन के लीनियर मोशन वहां पे पैदा हो, आप सीधी लाइन में एक मोशन जो पैदा हो उसको कहते हैं कि वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे अप्लाइड फोर्स हम लगाएंगे और विदाउट एनी रोटेशन के सिर्फ लीनियर मोशन जो है वहां पे प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रिक की एग्जांपल लेते हैं। पहले ये कोई ब्रिक है, यहाँ पे पॉइंट ए कह देते हैं, पॉइंट बी कह देते हैं और इसको पॉइंट सी कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पॉइंट ए पे हम अगर फोर्स लगा दें, अगर हम पॉइंट ए पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे जो रोटेशन पैदा होगी टुवर्ड्स राइट साइड, यानी पॉइंट ए पे फोर्स लगाने से रोटेशन पैदा होगी। इसी तरह पॉइंट सी, अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो एक साइड फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो मोशन होगी वो रोटेशनल मोशन होगी। यहाँ पे अगर आप पॉइंट बी पे लगाते हैं, मिड पॉइंट पे यहाँ पे लगाते हैं फोर्स तो ये सीधा आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, ये होगी एग्जांपल इसकी कि अगर हम मिड पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट बी है वहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो हमारी जो लीनियर मोशन पैदा होगी। अगर हम ए या सी पॉइंट पे लगाते हैं कोई फोर्स तो हमारी रोटेशनल मोशन पैदा होगी। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिकल ले लेते हैं। ये मतलब मार्कर है, अगर हमने इसके राइट साइड पे फोर्स लगाई है तो ये रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और इसी तरह अगर हमने इसके लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाई है इस पॉइंट पे तो ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। अगर हम इसे मिड पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो ये सीधा आगे की तरफ, यानी कि लीनियर मोशन से सीधा आगे की तरफ मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो होगा ये मिड पॉइंट पे होगा यहाँ पे। इसी तरह एक स्लॉग जो है, एक रॉड की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी तरह एक डंबल की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई वेट लगा हुआ है डंबल के साथ, मास m1 m2। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो फोर्स लगेगी मिड पॉइंट पे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स करते हैं कोई ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, अगर यहाँ पे फोर्स करते हैं ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का यहाँ पे सीधी लीनियर मोशन पैदा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं लीनियर मोशन पैदा हो, स्ट्रेट लाइन पे मोशन पैदा हो तो वो इसका सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको डिनोट करते हैं सी एम, ठीक है, सी एम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ मास। इसके बाद नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है जी? इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। A point where the whole weight of a body acts vertically downward। सेंटर ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जब पूरी बॉडी का पूरा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ लग रहा हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या है। एग्जांपल में आप सिंपली इसकी मिडल ऑफ सी सॉन्ग जो बच्चों के झूला झूलने वाला जो डोनट है आप कह सकते हैं यहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं। ये शीशा है यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ए का नाम दे देते हैं इसको। जो पूरा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक खास पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सॉरी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये इसकी एग्जांपल है। मैं इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले वो करते हैं, इस तरीके के इसके अब हम देखेंगे मेथड्स, इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के कौन से मेथड हैं। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिप्रेजेंटेशन जो है इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मेथड है इसको फाइंड करने का पहला मेथड है इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई रेगुलर शेप है किसी भी बॉडी की हमारे पास रेगुलर शेप है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने का तरीका हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है। अब हमने सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना तो आप किसी पॉइंट से लेके यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे क्रॉस होंगे, यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस तरह से क्रॉस करा दें और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट है, क्रॉस करें एक दूसरे को, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, ऐसे एक रॉड की एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रैक्टिकली आप देखना चाहें तो ये हमारे पास एक मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमने फाइंड करना है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमने अपनी ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे और इसको हमने मूव करना है टुवर्ड्स ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये मीट अप हो रही है टू फिंगर्स आपस में और ये स्टिल बैलेंस है, मार्कर स्टिल बैलेंस है और जो फिंगर्स जो है वो मीट अप हो रही है वहाँ पे एक खास पॉइंट पे और मार्कर अभी स्टिल बैलेंस है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसा कि रॉड में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने फिंगर को मूव किया, यहाँ पे आप उसमें दो फिंगर आके अटैच होंगी, फिर साथ जुड़ेगी, तो यहाँ पे अगर जो रॉड है स्टिल बैलेंस है हमारे हाथ पे तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये एक रेगुलर शेप अगर है किसी बॉडी, अगर इरेगुलर शेप है उसको फाइंड करने के लिए इरेगुलर शेप है किसी बॉडी की, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो कॉलम लाइन का मेथड है। बाय यूजिंग कॉलम लाइन को यूज करके बेसिकली एक मैश का सस्पेंड करना है हमने। ये पॉइंट इसका पॉइंट ए क्या लेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी। यहाँ पे हमने किसी भी इसको कील लगा के यहाँ पे इसको अटैच कर दिया यहाँ पे, तो इसके बाद एक किसी भी बिना प्लान की वजह से यहाँ पे कोई मैश हमने सस्पेंड करवा दिया, अटैच करके मैश को यहाँ पे पॉइंट ए पे नीचे की तरफ हमने सस्पेंड करवा दिया और यहाँ पे हमने सिंपली लाइंस ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे इसके साथ साथ ये लाइंस इरेगुलर शेप की जो बॉडी है यहाँ पे हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है। प्लम लाइंस यहाँ पे पिन लगा के हमने ये जो प्लम लाइन है इसको यहाँ पे सस्पेंड करवाया हुआ है। यहाँ पॉइंट ए से नीचे की तरफ यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे प्लम लाइन क्रॉस करिए यहाँ पे। इसके बाद हमने इसको रोटेट करवा देना है। इस पूरी जो रेगुलर शेप की बॉडी है इसको हम रोटेट करवाएंगे और पॉइंट बी पे हमने सस्पेंशन करनी है कितना लाइन, वहां पे प्लम लाइन लेनी है। ये कुछ इस तरह से शेप बनेगी। ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट सी। अब जो प्लम लाइन है यहाँ पे जो मैश सस्पेंड करना है हमें, यहाँ पे पॉइंट बी पे लाना है सीधा नीचे यहाँ इस तरफ
इस तरह आएगा। अब हमने जो लाइन ड्रा करनी है इसके साथ यहाँ पे ड्रा होगी। इसी तरह पॉइंट सी पे ये पॉइंट सी होगी, ये बी और ये पॉइंट ए, इनके सेम ही बॉडी है कोई भी। अब यहाँ पे हमने सस्पेंड कराना है। पॉइंट सी अब यहाँ से मैं इसको सस्पेंड कराना है यहाँ पे नीचे हम, तो साथ ही हमें लाइन को ड्रा करना है। अब यहाँ से की पॉइंट सी से हमने यहाँ पे अपना इसको सस्पेंड करवाया। जो पॉइंट सी पे यहाँ पे लाइन हमने खींच ली है, यहाँ से नीचे जो सस्पेंड करवाया हमने बस। इसके बाद आप देखते हैं कि पॉइंट ए से हमने जो सस्पेंड करवाया, पॉइंट बी से सस्पेंड करवाया, अब पॉइंट सी पे सस्पेंड करवाया। अब जो इरेगुलर शेप बॉडी है पॉइंट ए, बी और सी, ये जो लाइन हमने ड्रा की है सिंपली ये लाइन ए से नीचे और ये लाइन बी से नीचे इस तरफ और ये लाइन सी से नीचे, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लाइन ए बी और सी, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को और वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो रही है। ये मेथड है फाइंड करने का इरेगुलर शेप बॉडी को जो उसको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड करना है यूजिंग प्लम लाइन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है कपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसका नाम है कपल। कपल बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। Simply consist of two forces, two parallel forces that are equal in magnitude and opposite in direction. कपल होता है बेसिकली दो फोर्सेस पे मुश्किल होता है, लेकिन वो दो फोर्सेस पैरेलल तो होती हैं लेकिन वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। इससे एग्जांपल देखते हैं। एक व्हील की एग्जांपल लेते हैं या स्टीयरिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आपने रोटेशन प्रोड्यूस करवानी है। गाड़ियों में जो स्टीयरिंग होते हैं तो इसको दो फोर्स एक्ट कर रही होती है। एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होती है, मिसाल इन दोनों की होती है, वो आपस वो इक्वल होती है जी, मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। तब जाके हमारे पास यहाँ पे रोटेशन को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इसी तरह आप एक्सपेंडर की एग्जांपल ले लें। एक व्हील है यहाँ पे, इसको अगर आपने नट को टाइम के यूज करना है, यहाँ पे भी दो फोर्सेस लग रही होंगी, F1 कहते हैं इसको, F2 कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं सेम साइड पे लग रही हो तो यहाँ पे जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, कोई रोटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर हमने रोटेशन प्रोड्यूस करवानी है तो दोनों फोर्सेस का ऑपोजिट डायरेक्शन का होना लाजमी है। ये जी कपल।
couple simply consist of two parallel forces that are equal in magnitude and opposite in direction. इनके दो फोर्सेज हैं वो लग रही हैं opposite in direction बट उनकी मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है आपस में. अगर सेम साइड पे लगी सम ऑफ मूव जो होगा is equal to 0. यानी कि अगर आपने रोटेशन प्रोड्यूस करवानी है तो इसके जरूरी है कि दोनों फोर्सेज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हों. ये था कि हमारा टॉपिक कपल. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे.